नमस्कार दोस्तों। काश कभी ऐसा होता कि देश के पीएम मोदी मीडिया के सामने आते और ऐसे ही सवालों का जवाब देते। काश कभी ऐसा होता कि पीएम मोदी ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। काश कभी ऐसा होता कि पीएम मोदी ऐसे ही पत्रकारों के सवालों का सामना करते, लेकिन सिर्फ एक या दो सवाल पूछने की शर्त नहीं होती, जैसी शर्त अमेरिका में थी। काश कभी ऐसा होता कि 9 साल तक देश के पीएम रहे मोदी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मीडिया के सामने आते और कम से कम 9 सवालों का जवाब देते। 9 साल 9 सवाल। काश पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी की तरह ही उनसे सवाल पूछे जाते। काश ऐसा हो पाता। हालांकि मैं जानता हूं ऐसा होने वाला नहीं है। अगर ऐसा कभी हुआ भी तो पीएम मोदी को उन तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा जिन सवालों पर बीते 9 सालों से पीएम मोदी मौन रहे हैं, कन्नी काटते रहे हैं, चुप्पी साधे रहे हैं। ऐसे बहुतेरे सवाल आप भी जानते हैं। हालांकि भारत में अगर पीएम मोदी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया और यह तय किया कि हमें मीडिया के सामने आना है, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, तो भी शायद सबरीना सिद्दीकी जैसी पत्रकारों को बुलाया न जाए। सबरीना सिद्दीकी से मेरा आशय यह है वो पत्रकार जो मोदी से तीखे सवाल पूछ सके। मोदी से प्रायोजित सवाल पूछने वाले पत्रकारों की लिस्ट बनेगी और हलवा पूरी और रसगुल्ले जैसे प्री अप्रूव्ड सवाल पूछे जाएंगे। अगर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो होगा नहीं, इसकी पूरी संभावना है, लेकिन मैं कहता हूं कम से कम वैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो देख तो लें कि पीएम मोदी से क्या सवाल पूछे जाते हैं और मोदी क्या जवाब देते हैं। अमेरिका में पीएम मोदी से वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी की तरफ से पूछे गए सवाल और मोदी के जवाब बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन अमेरिका में पीएम मोदी से पूछा गया सवाल और उसका जवाब कई सवाल खड़े करता है। 2 बार बहुमत से पीएम चुने जाने के बाद भी, 9 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी पीएम मोदी ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने जिस एक सवाल का जवाब दिया, उस जवाब के कई काउंटर सवाल हो सकते हैं, बशर्ते कि कभी मोदी ऐसे सवालों का सामना करने को तैयार हो तो। सवाल क्या था सुनिए, और उसके बाद मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। और ये सवाल और इन सवालों के काउंटर सवाल क्या कोई मीडिया पूछेगा? किसी ने पूछा है 9 साल में? तो नहीं। क्या पूछा अमेरिकी पत्रकार ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से? सबरीना सिद्दीकी वॉल स्ट्रीट की रिपोर्टर हैं, व्हाइट हाउस कवर करती हैं, वहीं पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, कई अखबारों में उन्होंने काम किया है। सबरीना सिद्दीकी ने पीएम मोदी से पूछा जो सवाल और जवाब वायरल है। हालांकि पीएम मोदी के जवाब पर तालियां पीटी जा रही है, लेकिन जवाब गोलमोल है और उस जवाब से कई सवाल है जो मैंने शुरू में कहा। सिद्दीकी ने सबरीना ने पूछा कि आप और आपकी सरकार आपके देश में मुसलमानों समेत दूसरे समुदायों के अधिकारों को बेहतर बनाने और अभिव्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कदम उठाने को तैयार है। अंग्रेजी में पूछा जिसका हिंदी तर्जुमा है। इस पर पीएम मोदी ने कहा, जवाब दिया, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग ऐसा कहते हैं। लोग कहते नहीं है, भारत एक लोकतंत्र है और भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारी स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसे शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों और आधार बनाकर बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। हमारा संविधान और हमारी सरकार, हमने सिद्ध किया है लोकतंत्र कैन डिलीवर। लोकतंत्र में जाति, धर्म, पंथ और किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होता है। जब आप लोकतंत्र कहते हैं तो पक्षपात का कोई सवाल नहीं उठता है, ये पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी के इस जवाब के बाद तालियां तो बहुत पीटी जाने लगी एक बड़े तबके की तरफ से। मैंने ट्विटर पर एक पोस्ट किया, एक सवाल, पीएम मोदी के बयान हूबहू और उसके साथ सवाल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पीएम मोदी ने चूंकि कहा कि भारत में कास्ट, क्रीड,
रिलीजन और जेंडर को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता है। तो मैंने पूछा, क्या पीएम मोदी के अमेरिका में दिए गए इस बयान से आप सहमत हैं? कल रात करीब 12 बजे के आसपास, 12:15 पीएम मोदी के भाषण के तुरंत बाद, भाषण या साझा बयान के तुरंत बाद, इसमें अभी कुछ देर पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लगभग 20,000 लोगों ने वोट दिए, जिसमें 70% लोगों ने कहा कि पीएम मोदी के बयान से सहमत नहीं है, 30% लोगों ने कहा बयान से सहमत है। और उसके बाद बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि पीएम मोदी के बयान से क्यों सहमत नहीं है। ये कहना तो बहुत अच्छा लगता है कि लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र हमारा डीएनए है, हम लोकतंत्र को जीते हैं, भेदभाव का कोई सवाल नहीं है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। कहना अच्छा है, यही वो कहते भी मंच से, लेकिन इसके काउंटर सवाल कई पैदा होते हैं। वो सवाल जिन सवालों का सामना पीएम मोदी ने सीधे तौर पर 9 सालों में नहीं किया है, जो सवाल पीएम मोदी से अप्रत्यक्ष तौर पर भी मीडिया ने नहीं पूछा है, जो सवाल किसी चैनल ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सरकार से नहीं पूछा है, जिन सवालों से पीएम मोदी बचना चाहते हैं, जिन सवालों से पीएम मोदी मुंह छिपाते हैं, जिन सवालों पर पीएम मोदी चुप होते हैं। और जब ऐसी घटनाएं होती है, जिन घटनाओं की वजह से ऐसे सवाल पैदा होते हैं, चाहे अल्पसंख्यकों के साथ इस सरकार के दौर में सलूक हो, चाहे अल्पसंख्यकों के प्रति बीजेपी और सत्ताधारी दल के नेताओं का नजरिया हो, चाहे उनके बयान हो, वो सारे सवाल दम तोड़ देते हैं, क्योंकि वो सवाल पूछे नहीं जाते। और जब ऐसे सवाल उठते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी कई बार हफ्तों तक चुप रहते हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, उनकी तरफ से कहीं कोई ऐसा संदेश नहीं जाता जिससे ये नेता, ये सांसद, ये मंत्री सचेत हो जाएं कि खबरदार, पीएम मोदी को ये पसंद नहीं है, लोकतंत्र देश के रगों में दौड़ रहा है, लोकतंत्र भारत का डीएनए है, लोकतांत्रिक देश में किसी धर्म, पंथ के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। मोदी जी कह तो आए, लेकिन क्या इस पर अमल करते हैं? ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। कुछ मिसालें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन मिसालों को समझ कर ही शायद आप समझ पाएंगे। वैसे आपको पता होगा कि अमेरिका में 70 सांसदों ने, सीनेट मेंबर्स ने, जब प्रधानमंत्री मोदी के राज्य में जो रवैया है सरकार का, उसको लेकर, वहाँ असहिष्णुता को लेकर सीनेटर्स और कांग्रेस सदस्यों ने एक बयान जारी किया। और उस बयान में उन्होंने कहा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता घटती जा रही है, धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी है, सिविल सोसाइटी मेंबर्स और पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं। कई सारी स्वतंत्र और विश्वसनीय रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई। ये कहकर एक चिट्ठी जारी की 70 सेनेटर्स और कांग्रेस सदस्यों ने। उस चिट्ठी के जारी होने के बाद और छिटपुट प्रदर्शन के बाद, जो अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान हुआ, भारत में जो मोदीवादी मीडिया है और आईटी सेल है, लगातार सबको टूल किट का सदस्य बताते हुए कहने लगा, ये प्रसारित करने लगा एक सुनियोजित साजिश के तहत या तरीके से कि ये जो कुछ हो रहा है ये एक टूल किट है और ये मोदी विरोधी लोग हैं। लेकिन तभी जो बाइडेन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति रह चुके 2 बार बराक ओबामा, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी अपना दोस्त कहते थे, बराक माय फ्रेंड, बराक तो मुझसे तू तड़ाक में बात करता है। ऐसे उनके इंटरव्यू, अक्षय कुमार के साथ वो इंटरव्यू, वो भी वायरल हो रहा है। और बराक से अपनी दोस्त फर्स्ट नेम से प्रधानमंत्री बुलाते थे अपने संवाद में, मन की बात में या इंटरव्यू में। वही बराक, वही अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आ चुके हैं, जिनकी मेहमान नवाजी में मोदी अमेरिका जा चुके हैं, उन्हीं बराक ओबामा का एक इंटरव्यू आता है CNN पर, जिस इंटरव्यू में ओबामा कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन से क्या बात होनी चाहिए या क्या बात करनी चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए जो बाइडेन को ऐसे नेताओं के साथ, जिसमें मोदी का भी जिक्र होता है, जो ऑटोक्रेटिक जिन्हें माना जाता है, ऐसा अमेरिकी जर्नलिस्ट ने जब उनसे पूछा एक इंटरव्यू में, तो बराक ओबामा ने कहा, और क्या बराक ओबामा भी किसी टूल किट का हिस्सा है, ये बहुत अहम है, कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करता, जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं, तो मैं उनसे कहता कि अगर वह भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो ऐसी आशंका है कि किसी पॉइंट पर भारत टूट सकता है।
ओबामा ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम मोदी से मुलाकात में भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बात करनी चाहिए। हमने देखा है कि जब आंतरिक संघर्ष बढ़ेगा तो यह न भारत के मुसलमानों के हित में होगा, न भारत के हिंदुओं के हित में। मुझे लगता है इन चीज़ों के बारे में पूरी ईमानदारी से बात की जानी चाहिए। ये बराक ओबामा ने जो कहा उसका हिंदी तर्जुमा है। बराक ओबामा का ये कहना प्रधानमंत्री मोदी से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें या साझा बयान के दौरान एक अमेरिकी पत्रकार सबरीना सिद्दीकी की तरफ से सवाल पूछा जाना, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से गोलमोल जवाब देना, लोकतंत्र के लिफाफे में बंद करके बड़ी बात कह देना, क्या उतनी ही सच्चाई है? या सच्चाई वो भी है जो बीते 9 सालों में इस देश ने देखी है? सच्चाई वो भी है जब देश में लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, नौकरी जिहाद, यूपीएससी जिहाद, न जाने कितने ऐसे नामों के साथ अल्पसंख्यकों को बीते 9 सालों में सुनियोजित ढंग से टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में तो ऐसी घटनाओं की बाढ़ आई है। अभी हाल में उत्तराखंड में हमने देखा कि एक घटना को, एक आपराधिक घटना को लब जिहाद का नाम देकर उत्तराखंड में किस तरह से मुस्लिम दुकानदारों को पलायन करने को मजबूर किया गया। तमाम हिंदूवादी संगठन, तमाम कट्टरवादी संगठन वहां पहुंचे, मोर्चा निकला, रैली निकली और ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे वहां जो मुस्लिम दुकानदार, जो मुस्लिम नागरिक, जो पुरखे भी जिनके वहां रहते थे, उन्हें वहां से कई दिनों के लिए छोड़ना पड़ा। हालांकि वो धीरे धीरे वापस लौटे जब असलियत खुली, पोल खुली कि इसमें लब जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है। ऐसी कितनी घटनाएं हैं जब सांसद, जिन्हें लॉ मेकर कहा जाता है, बीजेपी के सांसद, सत्ताधारी दल के सांसद, मंत्री, गिरिराज सिंह से लेकर प्रवेश वर्मा तक, साध्वी प्रज्ञा से लेकर और ऐसे कई सांसद जब खुलेआम अल्पसंख्यकों के खिलाफ न सिर्फ बयान देते हैं बल्कि यहां तक कहते हैं कई बार रैलियों में, प्रवेश वर्मा का वो कुख्यात बयान और उनके बयानों को जब सुप्रीम कोर्ट भी हेट स्पीच कहता है, फटकार लगाता है, जब ऐसे नेता या मंत्री या सांसद कहते हैं मुसलमानों का सामूहिक बहिष्कार करो तभी उन्हें सबक सिखाया जाएगा। ऐसे कई मौके आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने बीते 8-9 सालों में सरकार पर, सत्ता पर, बीजेपी के समर्थकों पर जो हेट स्पीच के लिए कुख्यात हैं या कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों के खिलाफ सख्त निर्देश दिए हैं और एक तरह से कहा है कि सरकार या सिस्टम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। महाराष्ट्र के मामले में तो नपुंसक तक कह दिया था सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने। हेट स्पीच के मामलों की लिस्ट बहुत लंबी है और हेट स्पीच सिर्फ साध्वी प्रज्ञा, गिरिराज सिंह, प्रवेश वर्मा या ऐसे सांसद मंत्री नहीं देते हैं। अगर प्रधानमंत्री भी किसी चुनावी सभा में कह देते हैं एनआरसी और सीए के प्रदर्शनकारियों को लेकर निशाना साधते हुए कि कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं, तो निशाना कहां होता है? अगर अमित शाह गृह मंत्री रहते हुए कह देते हैं दिल्ली की किसी सभा में कितनी जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे, तो निशाना कहां होता है? कोई केंद्रीय मंत्री जो अभी सूचना प्रसारण मंत्री अगर किसी मंच से कह देते हैं गोली मारो सालों को, तो निशाना कहां होता है? अगर गिरिराज सिंह बात बात पर कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तो निशाना कहां होता है? अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह बेंगलुरु की किसी सभा में कहती हैं कि चाकू छुरियां तेज करा लो, किसी की गर्दन पर भी चलाना पड़ सकता है, तो निशाना कहां होता है? कितनी मिसालें दें, कितनी घटनाओं का जिक्र करें, मॉब लिंचिंग से लेकर मोनू मानेसर की तरफ से जो घटनाएं हुई है मानेसर में, हरियाणा में, गोरक्षकों की गुंडागर्दी, ऐसी कितनी घटनाओं के साथ ये भी कि कैसे जब जेल से छूट कर आए तो उनका स्वागत हुआ, उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई। बिल्किस बानो को कैसे भूल सकते हैं, जिस बिल्किस के साथ दरिंदगी हुई, गर्भवती बिल्किस, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसकी बेटी को 3 साल की बेटी को मार दिया गया, जिसके परिवार के 11 सदस्यों को मार दिया गया, जिसके परिवार की महिलाओं के साथ रेप हुआ, उस बिल्किस बानो के दरिंदों को किस तरह से छोड़ा गया? क्या ये दुनिया नहीं जानती है? क्या ये नहीं पता है कि उन दरिंदों को सजा माफी योजना का लाभ दिलाकर या सजा माफी नीति की आड़ में कैसे गुजरात सरकार और केंद्र सरकार के रजामंदी से रिलीज किया गया गुजरात चुनाव के ठीक पहले, और जब उन्हें छोड़ा गया उन दरिंदों को, तो किस तरह से उनका स्वागत हुआ, किन लोगों ने स्वागत किया,
किन लोगों के रिकमेंडेशन पे वो छूटे? उसमें बीजेपी के विधायक भी थे, बीजेपी के वो विधायक भी, सीके राहुल जी, अगर मुझे नाम याद है, गोधरा इलाके की जेल से जब उन्हें छोड़ा गया, उन दरिंदों को, 11 लोगों को, पंचमहल जिले के उन तमाम नेताओं की कमेटी जिसमें अधिकारी भी थे, जिन्होंने तयशुदा ढंग से छोड़ा, और जब छूटे तो फूल माला और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत भी किया गया। और बीजेपी विधायक ने कहा ये सब संस्कारी ब्राह्मण थे। जो बलात्कारी हैं वो संस्कारी ब्राह्मण हैं क्योंकि वो बीजेपी के हैं, क्योंकि वो पीड़िता मुस्लिम थी और मुस्लिम है। वो आज भी इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है। कितनी घटनाओं का जिक्र करें, ऐसी घटनाओं की बाढ़ बीते 9 सालों में आई है, लेकिन वो सब टारगेट पर जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि बहुसंख्यक समाज के साथ सत्ताधारी दल, सत्ता प्रतिष्ठान की सरपरस्ती है, उसके माथे पर सत्ता का हाथ है। मोदी की सत्ता, योगी की सत्ता, शाह की सत्ता। तभी कोई मोनू मानेसर जैसा गोरक्षक, जो दरअसल गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करता है, हथियारबंद दस्ते चलाता है, वो लिंचिंग करता है, लोगों की पिटाई करता है, गो तस्करी के कथित आरोप में किसी को भी पीट सकता है, किसी को भी मार सकता है। अभी 2 हत्याएं हुई थी कुछ दिन पहले की ही तो बात है। कातिल अभी सभी पकड़े नहीं गए, जुनैद और नासिर, अगर मुझे नाम याद है। ऐसी कितनी घटनाओं का जिक्र करें, लेकिन ये घटना है। इन घटनाओं को अंजाम देने वाले किरदार कभी फ्रिंज एलिमेंट घोषित हो जाते हैं। जब सरकार के गले में फांस फंसती है, जब सरकार के गले की हड्डी बनते हैं ये लोग, तो फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, जो नूपुर शर्मा के मामले में हुआ, जो नवीन जिंदल के मामले में हुआ, क्योंकि दुनिया के कई देशों ने विरोध किया। लेकिन क्या प्रवेश वर्मा, क्या गिरिराज सिंह, क्या साध्वी प्रज्ञा, क्या कोई और नेता, विधायक नंद किशोर गुर्जर, यूपी के विधायक, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, क्या ये फ्रिंज एलिमेंट है? जो सत्ता में बैठे लोग हर रोज टेलीविजन चैनलों पर जहर फैलाते हैं, हर रोज टारगेट करते हैं, हर रोज शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे रात तक टीवी चैनलों पर होने वाली बहसों में मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, उनकी निष्ठा, उनकी देशभक्ति, उनकी वतन परस्ती पर सवाल उठाते हैं। क्या वो फ्रिंज एलिमेंट है या सब कुछ तयशुदा ढंग से होता है? क्या यूपी के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, अगर वो कहते हैं 80% बनाम 20% गर्मी उतार देंगे, वो तो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है? और ये देश अगर संविधान की बुनियाद पर चलता है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, लोकतंत्र हमारी रगों में है, और संविधान का जिक्र जब प्रधानमंत्री मोदी किसी सवाल के जवाब में करते हैं, तो संविधान से चलने वाले मुल्क में लोकतंत्र जिस मुल्क की रगों में है, उस मुल्क के किसी सूबे का मुख्यमंत्री क्या कह सकता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है? क्या भारत हिंदू राष्ट्र है? कह सकता है कोई? अगर फ्रिंज एलिमेंट कहे, जिसे आप फ्रिंज एलिमेंट घोषित करते हैं, मान लेते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्हें सत्ता की सरपरस्ती नहीं मिली है, या बेलगाम लोग हैं, हालांकि उसके लिए भी जिम्मेदार सत्ता है, लेकिन मुख्यमंत्री अगर कहता है, अगर दिल्ली, यूपी, एमपी और अलग अलग राज्यों में शपथ ली जाती है कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मरने मारने की बात की जाती है, मुसलमानों के नरसंहार की अपीलें की जाती है, अगर खुलेआम मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए सार्वजनिक समारोह में हेट स्पीच होता है, और उस हेट स्पीच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में दिल्ली पुलिस महीनों लगाती है। एफआईआर दर्ज तब होती है जब सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई होती है, और सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि इतने महीने बाद तक आपने हेट स्पीच के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं किया, और मामला दर्ज होने के बाद कई महीने लगते हैं, चार्जशीट नहीं होती, फिर सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आपने चार्जशीट दाखिल करने में इतनी देर क्यों की, और दिल्ली पुलिस लीपापोती करती है, पहली बार कहती है इसमें कुछ गलती नहीं है, इसमें कोई हेट स्पीच नहीं है। दिल्ली के मामले में ऐसा ही हुआ था, धर्म संसद के मामले, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस को मानना पड़ा कि वहां हेट स्पीच हुई। तो क्या ये संविधान से चलते हुए मुल्क में, जिसकी रगों में लोकतंत्र का डीएनए है, या जिसका डीएनए लोकतंत्र है, संविधान है, क्या यहां यह मुमकिन है? और क्या यहां ऐसे ही हो रहा है? इसका जवाब तो प्रधानमंत्री मोदी से पूछा जाना चाहिए। 303 सांसदों वाली पार्टी है, लोकसभा और राज्यसभा को मिला दें तो 400 से ज्यादा सांसद, विधानसभाओं में बात करें तो शायद 1200 से 1300 विधायक। कितने विधायक, कितने सांसद उस वर्ग से हैं जिसकी आबादी भी इस देश में 14 से 16% होगी, यूपी में तो 19% है। क्या नुमाइंदगी है उनकी देश की सत्ता में?
क्या नुमाइंदगी है उनकी प्रदेशों की सत्ता में, क्या नुमाइंदगी है उनकी देश के नीति निर्धारण में? क्योंकि आपने उन्हें हाशिए पर छोड़ा और आपने मान लिया कि वो आपके लिए मायने नहीं रखते, तभी तो 80-20 जैसे नारे बुलंद करते हैं, तभी तो आप कपड़ों से पहचाने जाएंगे की बात करते हैं, तभी तो आप कैराना से विधानसभा चुनाव का आगाज करते हैं। ये सब करते हुए अमेरिका में अगर किसी मंच से कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि लोकतंत्र हमारी रगों में है, हम इसे जीते हैं, भेदभाव का कोई सवाल नहीं, हमारा संविधान और हमारी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब है, तो माफ़ करिए, आप गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कथनी और करनी का फ़र्क बीते 9 सालों में जो हुआ है सबूत के तौर पर वो सामने आ जाता है। महाराष्ट्र की बात करें, यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, अलग अलग प्रदेशों की बात करें जहां खास तौर से आपकी सरकारें हैं, ऐसी घटनाओं की लंबी फेहरिस्त है। मैं उस लिस्ट पर फिलहाल नहीं जा रहा, लेकिन हाँ, एक बार तो कम से कम 10 साल पूरे होने से पहले, चूंकि अगले 2024 में चुनाव है, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सामने आइए और आप बताइए कि आपके हिसाब से 10 साल में देश में जो हुआ उसमें क्या सही हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर आपसे सवाल पूछे जाए तो सवालों का सामना करिए, चाहे वो चुनिंदा पत्रकार ही क्यों ना हो जो आम चूसने जैसा सवाल भी पूछ ले। या आपकी इतनी ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, थकते क्यों नहीं? सवाल तो पूछें, एक्सपोज तो हूँ, पता तो चले। कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल का जवाब दिया, जब उनसे पूछा गया अमेरिकी पत्रकार की तरफ से, सबरीना सिद्दीकी की तरफ से, हालांकि सबरीना सिद्दीकी को लेकर हो सकता है आज कुछ देर में थ्योरी आ जाए कि वो तो पाकिस्तानी है, वो भारत विरोधी है। दरअसल सबरीना के बारे में जो मैंने थोड़ा देखा कि उनके पिता भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनका ज़्यादा रहन सहन पाकिस्तान में हुआ, उनकी माँ पाकिस्तानी मूल की हैं। वहीं अमेरिका में सबरीना पली बढ़ी, गार्डियन समेत ब्लूमबर्ग और कुछ संस्थानों में उन्होंने काम किया, तेज़ तर्रार रिपोर्टर हैं। सवाल वो उनका मूल क्या है, उनकी माँ कहाँ की है, उनके पिता भारत में रह के पाकिस्तान से क्या रिश्ता है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि जो सवाल पूछा गया उस सवाल कितना सही है और जो जवाब दिया गया क्या वो जवाब कन्विंसिंग है, चाहे सवाल किसने भी पूछा हो। लेकिन उस सवाल पूछने के बाद क्या हुआ, एक बड़ा तंत्र लग गया कि मोदी का करारा जवाब, मोदी का तगड़ा जवाब, मोदी का मुंह तोड़ जवाब, पता नहीं मोदी का क्या जवाब। जवाब तो है ही नहीं, गोल गोल बातें हैं। दूरदर्शन प्रसार भारती के सीईओ रहे हैं शशि शेखर, उनका एक ट्वीट आया रात में 12:26 पर प्रधानमंत्री के उस सवाल जवाब कहें साझा बयान के बाद, जिसमें उन्होंने लिखा, द मोटिवेटेड क्वेश्चन बाय द WSJ जर्नलिस्ट वैलिडेट्स व्हाई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैव बिकम लेस एंड लेस रेलिवेंट। मतलब जो सवाल है, मोटिवेटेड सवाल है WSJ जो वॉल स्ट्रीट की जर्नलिस्ट की तरफ से, उससे ये साबित होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत रेलिवेंट अब नहीं रह गया। मतलब ये लोग चाहते हैं कि ऐसा सवाल, एक सवाल पूछ दिया जो बहुत तल्ख सवाल नहीं है, जो बहुत ही एक तरह से कहें है, एक सवाल है लेकिन उसमें कोई पॉइंटेड काउंटर सवाल नहीं थे। एक पहला एक सवाल की बुनियाद है, उसके बाद काउंटर सवाल कई हो सकते थे तथ्यों के हिसाब से, जिसकी वहां अनुमति नहीं थी, क्योंकि तय था 1 सवाल 2 सवाल, ऐसा कुछ अरेंजमेंट था पहले से। लेकिन इस पर भी एतराज है कि ये इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी नहीं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है कि वहाँ अक्षय कुमार अगली पंक्ति में बैठे हों, प्रसून जोशी दूसरी लाइन में बैठे हों, इधर और बाकी नाम ले लूँ, चोपड़ा, देवगन, गोस्वामी, चौधरी, ये सब लोग बैठे हों और सब गुडी गुडी रसगुल्ले जैसे सवाल पूछ रहे हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब होता है। अभी कुछ दिन पहले, मुझे साल याद नहीं है, शायद 2019 के चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सामने आए थे। नतीजों के बाद या ठीक चुनाव के आखिरी दौर के बाद, वोटिंग के बाद, अमित शाह बगल में बैठे थे। एक ही सवाल उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये जवाब देंगे, और जवाब अमित शाह ने दिया, मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। वही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर, कथित प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर वो थी, तो प्रधानमंत्री मोदी का सार्वजनिक तौर पर वहीं आना था प्रधानमंत्री का, और उसमें भी सवाल उन्होंने टॉस कर दिया अमित शाह की तरफ से। तो क्या सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में न पूछे जाएं, जिसने देश में 9 साल से सत्ता चलाई, 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिन्होंने तमाम वादे किए, तमाम वो फर्जी दावे किए, वो गलत बयानियां की, वो झूठे वादे किए जो पूरे नहीं हुए, उन वादों की लिस्ट दोहराना नहीं चाहता। 2500 वीडियो मैंने भी बनाया, लेकिन सवाल तो पूछे जाने चाहिए। इसी अमेरिका में भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, लंबे सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह, नरसिंह राव, नेहरू, सब ने।
प्रधानमंत्री मोदी ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कैसे किया, चुनिंदा 1-2 सवाल की शर्त पहले से तय थी और क्या हुआ, और देश में तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन गुणगान हर चैनल पर कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ और कैसे अमेरिका बिछ गया, कैसे जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को बेताब थे और कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दे दिया। अब आप तय करिए कि प्रधानमंत्री का वो जवाब सच के कितना नजदीक है। फिलहाल इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया है तो ज्वाइन करें। नमस्कार।